हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज ये दूसरा वीडियो है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पिछले चैप्टर में पढ़ा था मुद्रास्फीति, आज उसके पढ़ेंगे मुद्रास्फीति का प्रभाव। दोस्तों, हमारा ये वीडियो जो है उत्तर प्रदेश प्रीलिमिनरी परीक्षा को देखते हुए क्रैश कोर्स है, और इसमें हम तेजी से बहुत सभी टॉपिकों पर बहुत तेजी से चर्चा करेंगे। और आपने यदि इससे पहले मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए। मेरा उद्देश्य है वो जो तैयारी कर चुके हैं उनका रिविजन कराना, और जो तैयारी करना शुरू कर रहे हैं उनके लिए मेरे वीडियो बाद में आएंगे। और फिलहाल मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि दोनों को बेनिफिट हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। मुद्रास्फीति का प्रभाव किस पे किस तरीके से पड़ता है, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मुद्रास्फीति जो है तो वो क्या है, और आज हम लोग पढ़ेंगे उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या होती है, जब महंगाई बढ़ती है तो उनको हानि होती है। हानि इसलिए होती है क्योंकि उनकी बचत क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो ऋणी मतलब जो जिन्होंने लोन ले रखा है वो उनको लाभ होता है। लाभ क्या होता है, जैसे मान लो आज से 10 साल पहले आपने एक लोन लिया और उस लोन की कीमत उसमें 100 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, नहीं 10 लाख रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। लेकिन आज से 10 साल बाद क्या होगा कि वो लोन की जिस जो पैसा है उसकी वो वैल्यू पिछले के मुकाबले अब वो वैल्यू नहीं रह जाएगी, लेकिन उसे इन 10 सालों में केवल क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। और ब्याज जो मिलेगा देन जिसने दिया है उसको, तो वो क्या रहेगा, वो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है, जो लोन लेते हैं ना उनको हमेशा लाभ होता है। तो वो ऋण देता है उसको हानि होती है, क्यों? क्योंकि उसका स्वयं का मूल्य जो होता है वो गिर जाता है जब उसको वापस लोन मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सार्वजनिक बचत क्या होती है, कमी आ जाती है। सार्वजनिक बचत सरकार जो होती है वो महंगाई पे पैसा खर्च ज्यादा करती है कम करने के लिए, तो उसका खर्चा बढ़ जाता है, तो इसलिए उसकी सार्वजनिक बचत कम हो जाती है। सार्वजनिक ऋण जो होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, जैसे गवर्नमेंट जो होती है सब्सिडी देने लगती है, ठीक है, ज्यादा महंगी चीजों पे। आयात क्या होता है, आयात जो होते हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। वृद्धि कैसे हो जाती है कि अन्य देशों में वस्तुएं सस्ती मिल रही होती हैं, अपने देश में क्या होती है, महंगी मिल रही होती है। तो लोग जो होते हैं दूसरे देशों से अपनी वही जो वस्तु होते हैं मंगाने लगते हैं। तो ये आपसे प्रभाव में पूछा जा सकता है, जैसे महंगाई बढ़ने पे आयात पे क्या प्रभाव पड़ता है, सार्वजनिक व्यय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आपकी चीजें आपकी क्लियर होंगी तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को कर पाएंगे, ठीक है। और मुझे पता है आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप एक साधारण इंसान नहीं है, मेरी तेज लैंग्वेज को आप समझ पा रहे होंगे। निर्यात पे क्या असर पड़ता है, निर्यात कम हो जाते हैं। निर्यात भाई क्यों कम हो जाते हैं, निर्यात कम इसलिए हो जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम अपनी कोई घरेलू वस्तु उतारते हैं वो महंगी होती है, ठीक है, क्योंकि फिर वो बिकती नहीं है। रोजगार में वृद्धि होती है। रोजगार में भी वृद्धि कैसी होती है, जैसे महंगाई बढ़ रही है, यानी महंगाई कब बढ़ेगी, जब पूर्ति कम होगी। और पूर्ति को बढ़ाने के लिए क्या होगा, लोगों को रखना पड़ेगा, तो उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी, तो इसलिए रोजगार बढ़ता है। करारोपण क्या होता है, करारोपण में वृद्धि हो जाती है। जो लोग टैक्स नहीं दे रहे थे वो भी टैक्स देने लगेगा, क्योंकि मान लो आप 5 लाख रुपए कमा रहे थे। और महंगाई कब बढ़ती है, जब मुद्रा आती है मार्केट में, ज्यादा मुद्रा आती है, तो ज्यादा मुद्रा आती है तो मांग बढ़ती है। और मांग जब बढ़ती है, मुद्रा जब आपके पास आएगी तो क्या होगा, आप पहले टैक्स दायरे में नहीं आते थे, अब टैक्स दायरे में आने लगेंगे। उत्पादक क्या होता है, उसको भी लाभ होता है क्योंकि उसका उत्पादन बढ़ता है। व्यापारी वर्ग को भी लाभ होता है, कृषक होता है उसका भी लाभ होता है। विनियोजक जो इन्वेस्टर होते हैं उनका भी लाभ होता है। परिवर्तनशील आय समूह ये भी लाभ होते हैं क्योंकि दैनिक मजदूर होते हैं। स्थिर आय समूह को हानि होती है, ठीक है। पेंशन भोगी वर्ग होता है, इसको भी हानि होती है, क्योंकि भाई जैसे मान लो अभी आपको 40,000 रुपये पेंशन मिल रही है और एकदम से महंगाई बढ़ जाए तो वो पेंशन से तुमको क्या होगा, हानि होगी। तो मैंने क्या बोला, जब महंगाई बढ़ेगी तो आपको भत्ता भी बढ़ना चाहिए, ठीक। देखो एडवेंचर धारक जो होते हैं उनको भी हानि होती है, जैसे आपने बॉन्ड करा रखा है और उस बॉन्ड पे आपको ब्याज मिलना है 10,000 रुपये, लेकिन महंगाई बढ़ गई तो 10,000 की कोई वैल्यू नहीं है। लेनदार जो होता है, हमने उसको बताया था यहाँ पे लाभ होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और देनदार जो होता है, ब्याज चुकाने वाला जो होता है, उसको क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। लेनदार का मतलब यहाँ पे ऋणदाता से है, ठीक है, और देनदार का मतलब यहाँ पे ऋण चुकाने वाले से, तो उसको लाभ होता है। तो जैसे हम लोग अभी एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, जैसे ए है, ठीक है, ए ने बी को 1,000 रुपया उधार दे दिया, ठीक। 1 साल बाद बी जो है उसको 1,100 रुपये लौटा रहा है, ठीक है, 1,100 रुपये कब, 1 साल बाद। तो 1 साल बाद उस 1,100 रुपये की 1,000 रुपये के बराबर वैल्यू उसकी नहीं होगी। तो आगे हम लोग पढ़ देते हैं। अब से एक कॉन्सेप्ट ये है, वैसे अब ये ऋणदाता को हानि होती है। अब ऋणदाता को हानि कैसे होती है, देखो, क्योंकि बाजार का मूल्य गिर जाने से कोई वस्तु खरीदने में ज्यादा मूल्य चुकाना पड़ता है, वही ऋणी को एक निश्चित ब्याज ही चुकाना पड़ता है, जिस पर मुद्रास्फीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ऋणी को क्या होता है, लाभ होता है। जैसे आपने कोई लोन ले रखा है तो आप क्या करेंगे, आपने कोई जमीन खरीद के डाल दी तो वो चीज महंगी हो गई, 10 लाख की 5 लाख की खरीदी, 10 लाख की हो गई, तो आपको 5 लाख का फायदा हो गया, 5 लाख का फायदा हो गया। लेकिन उसके बदले में हमने 2 लाख ब्याज दिया, तो जो इंसान था, पैसे का मूल्य गिर गया है, तो इससे उसको कोई लाभ नहीं होगा। लाभ किसको होगा, जिसने लोन ले रखा है। तो ये चीज देखो सीधी सीधी बात है, एक कथा से सिर्फ एक ही चीज समझो कि यदि महंगाई बढ़ेगी, आपने लोन लिया है तो आपको फायदा होगा बस, ठीक है, और आपने लोन दिया है तो आपको घाटा होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, फिजिकल डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने से वह वर्ग जो टैक्स नहीं अदा करता है उनकी भी आय बढ़ने से वो टैक्स के दायरे में आ जाते हैं, जिससे सरकार का राजस्व बढ़ जाता है। इस स्थिति को फिजिकल ट्रेड कहते हैं, ठीक है। जैसे महंगाई बढ़ी, महंगाई कब बढ़ी, जब आपके पास क्रय क्षमता बढ़ गई। अब क्रय क्षमता बढ़ी जब आपकी आय बढ़ी, जब आय बढ़ी है तो क्या होगा, आप टैक्स के दायरे में आ गए और सरकार को क्या मिलेगा, ज्यादा टैक्स मिलेगा। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, फिजिकल
ड्रैग बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इन्फ्लेशन के कारण क्या होते हैं, महंगाई बढ़ने के कारण क्या होते हैं, आप सोचिए, बताइए आप क्या होते हैं कारण। मैं बताता हूँ आपको। देखो, मांग जनित मुद्रास्फीति, जैसे मांग जनित, जब तरलता बढ़ने से, भाई तरलता कब बढ़ती है आप बताइए, मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में बताया था, तरलता जब बढ़ती है, जो मुद्रा मार्केट में ज्यादा आ जाती है, ठीक है, मांग, जब मुद्रा ज्यादा आ जाती है तो मांग क्या होती है, मांग बढ़ती है और वस्तुओं की आपूर्ति क्या होती है, कम हो जाती है। अगर वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो इसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे तरलता बढ़ गई, मांग बढ़ी, वस्तुओं की पूर्ति कम हो गई। अब इसको ऐसा समझो, मांग जनित क्या है, मांग बढ़ी और पूर्ति कम हो गई, तो इसी को मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। मांग और वस्तुओं की के द्वारा जो मुद्रास्फीति क्रिएट होती है तो उसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। अब लागत जनित क्या होती है, लागत जनित मुद्रास्फीति, जब कच्चे माल या मध्यवर्ती में वृद्धि हो जाए। अब कैसे हो गया, जैसे मान लो आप किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, सरकार ने आप पे टैक्स लगा दिया, जब सरकार ने आप पे टैक्स लगा दिया तो क्या होगा, आपकी लागत बढ़ जाएगी, और जब आप लागत बढ़ जाएगी आपकी, तो उसमें आप लाभ जोड़कर सस्ता तो बेचेंगे नहीं, महंगा बेचेंगे। तो वो वस्तुएं जब कच्चे माल में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो अधिकतम निर्मित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, तो इसे लागत जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये लागत, जैसे मान लो आप हैं खेती कर रहे हैं और डीजल का दाम बढ़ जाए, तो आज आप सिंचाई करेंगे तो आपकी लागत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो डीजल के मूल्य बढ़ने से आपकी फसल महंगी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है, चाहे उसकी डिमांड हो या ना हो, ठीक है। आगे हम लोग पढ़े, हम पढ़ते हैं आयातित मुद्रास्फीति। आयातित मतलब जब कच्चा तेल तथा अन्य वस्तुएं जिनका ज्यादातर आयात किया जाता है उनके मूल्य में वृद्धि हो जाए। जैसे कुछ वस्तुएं हमारे देश में नहीं होती हैं, बाहर विदेश से मंगाते हैं, वो जो विदेश से आकर अब वो जो उन पर कस्टम ड्यूटी लग जाएगी तो आके अपने देश में महंगी हो जाएंगी, अपने देश में महंगी हो जाएंगी तो उस महंगी में जो उनके मूल्य में वृद्धि होगी, भाई अमेरिका में तो पेट्रोल सस्ता है, दुबई में पेट्रोल सस्ता है, लेकिन इंडिया में आके वो महंगा बिक रहा है क्यों, वो दुबई से आ रहा है, तो आयात हो रहा है, तो आयात से जो महंगाई बढ़ती है, तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसको आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे मान लो आपको एग्जांपल दे दे कि जैसे मार्केट में तेल में वृद्धि हो गई तो ये किस प्रकार की मुद्रास्फीति है, तो आपको तीनों एग्जाम्पल दे देगा, ठीक है, मांग जनित है या लागत जनित है या आयातित है। तो देखो आयातित है, ठीक है, तो इस चीज को आप लोग समझते रहिएगा। अब देखिए वर्तमान में मुद्रास्फीति का तेजी से बढ़ने का क्या कारण है, तो अभी जो मुद्रास्फीति सबसे ज्यादा बढ़ रही है वो किससे बढ़े, आयातित मुद्रास्फीति है, क्योंकि तेल, कच्चे तेल में मूल्य में निरंतर वृद्धि हो रही है, तो तेल क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, ठीक है। काला बाजारी और जमाखोरी से, काला बाजारी का जमाखोरी, जैसे भी किसी को पता चल जाए कि बरसात के मौसम में देखा होगा टमाटर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सड़ने लगते हैं, तो सड़ने की वजह से क्या होता है, लोग काला बाजारी करने लगते हैं, उन्हें लगता है टमाटर की किसी चीज की कीमतें बढ़ने वाली हैं तो उसको वो कारखाने में बंद कर देते हैं, मार्केट में नहीं उतारते हैं। जब मार्केट में नहीं उतारते हैं तो इससे क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है, वो चीजें महंगी हो जाती है। इससे आपने अभी देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा गेहूं का उत्पादन हो जाता है तो गेहूं बहुत सस्ता हो जाता है, तो इसको महंगा करने के लिए बहुत से किसान ऐसे होते हैं पंजाब में जो अपनी फसल में आग लगा देते हैं, तो बहुत से फसल में आग लगा देते हैं तो पूरा का पूरा गेहूं क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, और मार्केट में गेहूं कम हो जाता है तो इससे वो बढ़ जाता है। तो ये काला बाजारी और जमाखोरी इसको कहते हैं, ठीक है, जो वस्तु की पूर्ति पक्ष में प्रभावित करता है, जिससे वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है, और भारत में गैर कानूनी और दंडनीय भी है, ठीक है। जैसे बहुत से आपने आलू के मतलब कोल्ड स्टोरेज सुने होंगे आपने, सस्ते होते हैं तो उनको क्या करते हैं, कोल्ड स्टोर में डाल देते हैं, और महंगे होते हैं तो फिर बोरे निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं पिंक सीट क्या होती है, अर्थव्यवस्था में हम लोग पढ़ते हैं पिंक सीट क्या होती है। अब देखिए ये आर्थिक सर्वे है जो 17-18 में इसके बारे में बताया गया है। इससे क्या होता है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। हमारे लिए जैसे जारी क्या करना है, हमें देखना है कि ये जो सर्वे है, कौन सा सर्वे, पिंक सीट, ठीक है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें विभिन्न देशों में विभिन्न वस्तुओं के होने वाले मूल्य वृद्धि को बताया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखते हैं कि पिंक सीट क्या है। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें क्या कहता है, जिन जो देश हैं इनमें जो कीमतों में वृद्धि हो रही है उनके बारे में, उन वस्तुओं के बारे में बताया जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि महंगाई इंडेक्स बॉन्ड, मुद्रास्फीति संबंधित एक बॉन्ड भी होता है, उसके बारे में जान लेते हैं, और ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते चलेंगे, तो हम जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे तो हमको सब चीजें क्लियर होती चलेंगी। तो एक विशेष प्रकार का बॉन्ड होता है, ठीक, कौन सा, महंगाई वाला, जिसे सरकार ने पिछली बार 2013 में निकाला था। इन्फ्लेशन की दर 2 अंक होते हैं, 10 से 99 की थी, और बॉन्ड में निवेशकों को ब्याज प्रतिफल मिलता है। स्फीति या मुद्रास्फीति संबंधित होता है, इसकी न्यूनतम अवधि 1 वर्ष होती है, ठीक है। आप बॉन्ड सरकार से ले सकते हैं, और ब्याज के साथ इन्फ्लेशन को जोड़कर अतिरिक्त भुगतान भी किया जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों सरकार करती होगी, जैसे मान लो आपके पास पैसा हो गया, अब पैसा हो गया तो पैसा होगा तो आपके पास पैसा बढ़ेगा, तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना कि महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो सरकार आपसे वो पैसा किस माध्यम से लेना चाहती है, बॉन्ड, वो मार्केट से पैसा निकालने के लिए उसने एक बॉन्ड जारी कर दिया और उस पर आपको उच्च दर दे दी ब्याज की, तो आप क्या करेंगे, वो पैसा से वस्तुएं ना खरीद कर आप बॉन्ड खरीद लेंगे। अब बॉन्ड जब खरीद लेंगे वो पैसा सरकार के पास चला जाएगा, तो कुछ हद तक नियंत्रण क्या होता है, महंगाई पे किया जाता है, ठीक। तो इसकी ब्याज जो होती है 1% प्लस CPI, ठीक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 10%, और इस तरीके से होता है। सरकार इसे फिर से लाने का प्रयास कर रही है, 2019 में खत्म कर दिया गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो पढ़ते चलिए, कुछ तो आएगा भाई समझ में, हम भी पढ़ ही रहे हैं, आपको भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कुछ तो समझ में आएगा भाई, पढ़ने बैठे हैं हम लोग, संडे खराब ना जाए हमारा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, अब देखते हैं महंगाई कितनी प्रकार की होती है।
ठीक है। तो हाइपर होती है, अति स्फीत होती है। तो अति स्फीत की सबसे उच्चतम अवस्था होती है, तो इन्फ्लेशन की दर 4-5 अंकों का होता है। जैसे मान लो कि हमने आपको बताया था कि 2 से 6 के बीच में होती है तो सामान्य होती है। अब जैसे 2 से 6 में 5 अंकों का होता है, ठीक है, 100%, ठीक है, तो ऊपर चली जाती है तो क्या होता है, उसको अति स्फीत बोलते हैं। फिर हम लोग देखते हैं ये क्या है, कूदती स्फीति, ठीक है, कूदती स्फीति। तो इसमें क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन से तो कम होता है, फिर भी बहुत ज्यादा होता है, तो इसे 2 से 3 अंकों का होता है। इसे 90% या 200% के बीच में माना जाता है। जैसे अब हम लोग पढ़ लेते हैं रेंगती स्फीति। यह स्थिति प्राय विकसित देशों में होता है, जहां पर इन्फ्लेशन की रेट 0 से 1 ही होती है और इसमें 1% वृद्धि होने लंबा समय लगता है, जैसे जापान, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहले हमने पढ़ी 4 से 5, फिर 2 से 3, और पढ़ रहे हैं 1 से 0 के बीच में, ठीक है। तो एक पढ़ी हमने अति स्फीति, फिर कूदती, फिर रेंगती, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं 4 नंबर, कोर स्फीति। खाद्य व ईंधन को छोड़कर अन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि जो होती है, होने वाली वृद्धि को क्या बोलते हैं, कोर स्फीति बोलते हैं, ठीक है। बनता है, कोर स्फीति बनता है। तो इसमें 2 चीजें छोड़ दी जाती हैं, खाद्य प्लस ईंधन, ठीक है। बाकी वस्तु में यदि कुछ होता है तो उसको कोर स्फीति। तो अपने 4 प्रकार की मुद्रास्फीति पढ़ ली। अति 4 से ऊपर है, ठीक है। कूदती हुआ है, जैसे मान लो कूद रही है तो 2-3, ठीक है। और यदि रेंग रही है तो 0 से 1। तो बस ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब पढ़ते हैं संस्फीति। बाजार में जब मंदी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा जानबूझकर तरलता में वृद्धि की जाती है, किसको, मंदी को दूर करने के लिए। और इसमें क्या होता है, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाई दी जाती है। तो इस स्थिति को, जो स्फीति को क्या कहते हैं, संस्फीति बोलते हैं। ये वाला संस्फीति बोलते हैं, ठीक है। ऋण को सस्ता करके या बाजार दरों में कमी करके तरलता बढ़ाई जाती है। तरलता क्या होता है, तरलता भी तुम्हें बताया था ना कि जब मुद्रा को बाजार में बढ़ाया जाता है तो उसी को तरलता बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसे बढ़ाई जाती है, ब्याज को सस्ता कर देते हैं तो लोग ज्यादा लोन लेने लगते हैं, लोगों के पास पैसा आ जाता है, जब पैसा आ जाता है बाजार भागते हैं, ब्याज दरें सस्ती हो जाती हैं, ठीक है। ऐसा करके क्या होता है, इन जो मुद्रास्फीति है जानबूझकर वृद्धि की जाती है, जिससे उत्पादक वर्ग को लाभ पहुंचे, उत्पादन में वृद्धि हो और रोजगार में वृद्धि हो, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि महंगाई में हमेशा उत्पादन वर्ग को लाभ होगा, और लाभ होगा तो पूर्ति बढ़ेगी, पूर्ति बढ़ानी होगी तो रोजगार सृजन होता है। इसीलिए महंगाई भी हमारे लिए क्या है, जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग आप पढ़ते हैं अवस्फीति। जब मुद्रा स्फीति की दर में वृद्धि हो जाए, ठीक है, क्या होता है अवस्फीति। अब पढ़ लेते हैं, जब मुद्रा स्फीति में दर में वृद्धि हो जाए, 6 से पार चली जाए, तो सरकार द्वारा जानपूर्वक उसे कम करने के लिए 2 से 6 के बीच में लाने के लिए प्रयास करती है। तो सरकार इसे वस्तु की स्थिति को बढ़ाकर तथा तरलता को कम करती है। इस स्थिति को अपस्फीति कहते हैं, या बेरोजगारी, इसमें बेरोजगारी नहीं होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा पेज कट गया है, ठीक है। बढ़ी हुई मुद्रास्फीति की दर, मंदी प्लस बेरोजगारी, ये सबसे खतरनाक अवस्था होती है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे मुद्रास्फीति भी बढ़ी हुई है, मंदी और बेरोजगारी भी है, तो ये सबसे खतरनाक अवस्था होती है, ठीक है। आप पढ़ लेते हैं स्क्यूस्फीति। या वह स्थिति होती है, स्क्यूस्फीति वह स्थिति होती है जहां कुछ और आवश्यक वस्तुओं के खाद्य में वृद्धि होती है तथा दूसरी ओर अन्य वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक मूल्य में कमी होती है, तथा जो आवश्यक वस्तु है उनमें भाई वृद्धि हो रही है कीमत में, और अन्य वस्तुओं में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। अर्थात जहां स्फीति और स्फीति दोनों की स्थिति पाई जाए तो उसको स्क्यूस्फीति कहते हैं, ठीक है। अब जैसे आप समझ लो, खाने पीने दूध में कीमत बढ़ रही है, अब तेल पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी का सामान है, इनमें भाई सस्ता हो रहा है, तो इस स्थिति को स्क्यूस्फीति कहते हैं। और ये कब होती है, आप सोचिए कब हो रही है। जैसे मान लो क्या होता है कि ठंडियों में क्या होता है, पंखा बिकेगा क्या, कूलर बिकेगा क्या, एसी बिकेगा, नहीं बिकेगा, तो इनकी कीमतों में क्या हो रही है, घटाव हो रहा है, ठीक है। और बाकी चीजें जो है, हीटर है, इनमें से वृद्धि हो रही है, तो इसमें दोनों पाई जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, स्क्यूस्फीति बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं ज्यादा तेज पढ़ाने की कोशिश कर, मैं उल्टा सीधा बोल देता हूँ, तो उसके लिए दोस्तों क्षमा चाहता हूँ। आप मेरी स्थिति को समझेंगे और समझदार आप हैं, अच्छी अच्छी चीजों को गलत कीजिए। सीपीआई हमने आपको बताया था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की सूचकांक को 2011 में शुरू किया गया था, ठीक है, किया गया था। 2014 से आरबीआई इसका प्रयोग करता है। इससे पहले आरबीआई क्या करता था, फुल प्राइस इंडेक्स का यूज करता था, और इस आधार वर्ष 2012 है, और इसकी गणना कौन करता है, सीएसओ करता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, कोर मुद्रास्फीति में खाद्य वस्तुओं को घटाया जाता है। कोर मुद्रास्फीति में क्या था, कोर क्या होती है, अभी आपने पढ़ा था, अभी हमने आपको पढ़ाया था कि कोर मुद्रास्फीति वो होती है जिसमें खाद्य वस्तुओं और ईंधन की वस्तुओं को छोड़कर बाकी वस्तुओं में मूल्य में वृद्धि होती है, तो उसको कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, खाद्य वस्तुओं को ही घटाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग एसआरपी, सर्वे ऑन रिटेल पेमेंट हैबिट, ठीक है, तो यह सर्वे आरबीआई द्वारा देश के विभिन्न शहरों में कराया जाता है, ठीक है। तो एसआरपी, ठीक है, एसआरपी इसको ध्यान रखिएगा, कराया था जिसमें लोगों को उनकी भुगतान आदतों के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है, जिससे देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ाया जा सके। तो जैसे आजकल गूगल पे सुना हुआ है, तो सरकार ने सर्वे कराया होगा लोगों के शहरों में आरबीआई द्वारा कि देखिए क्या आदतें हैं उनकी, वो कैसे पेमेंट देना पसंद करते हैं, चेक के द्वारा या किसी अन्य चीजों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते